नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, समाजशास्त्र की महामैराथन क्लास का आगाज हो चुका है। एक ही क्लास के अंदर पूरे सिलेबस को इसके अंदर कवर करवाया जाएगा। इस क्लास के अंदर कौन-कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपके एमसीक्यू मिलेंगे, रेगिस्तान वाले और लघुतरात्मक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसी एक क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमने जो है आपके लिए टेलीग्राम के ऊपर गेस्ट पेपर का जो है बंदोबस्त कर दिया है। वहाँ पर जाकर के आप गेस्ट पेपर ले लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको इस क्लास को पूरा होने के बाद टेलीग्राम पर जो जितने भी क्लासेस के नोट्स हैं वो भी मिल जाएँगे। साथ ही आपको गेस्ट पेपर भी वहीं पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज की इस क्लास का आगाज़ करते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विज़िट किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, उसके बाद इस क्लास का हम आगाज़ करते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट पर्सन की हम बात करें कि भारत की जो है सांस्कृतिक विविधता का मुख्य आधार क्या है? तो भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, इसका मुख्य आधार की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जलवायु, भाषा और भौगोलिक विस्तार इसका जो है मुख्य आधार माना जाता है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत में भाषाई विविधता का प्रमुख कारण है वो क्या है? तो भारत में भाषाई विविधता का प्रमुख जो कारण रहता है वो भौगोलिक विभिन्नता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। भौगोलिक भिन्नता भी है, ऐतिहासिक विकास भी यहाँ पर देखने को मिलता है और सांस्कृतिक जो संपर्क होता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत में जाति व्यवस्था किस पर आधारित है? भारत में जो जाति व्यवस्था है वो किस पर आधारित है? तो वो जन्म पर आधारित है। भारत में धार्मिक विविधता का उदाहरण कौन सा है? धार्मिक विविधता का उदाहरण है जो है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ये सारे के सारे धार्मिक विविधता का उदाहरण है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें यूनिटी इन डिवर्सिटी की बात करें तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है भिन्नता में एकता। भारतीय समाज की संरचनात्मक एकता का आधार क्या है? तो इसका जो आधार है वो आपके संविधान है, परंपराएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत में सांस्कृतिक विविधता का सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है? तो प्रमुख तत्व की बात करें तो यहाँ पर भाषा यहाँ पर प्रमुख तत्व के अंतर्गत आता है। भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों के सह अस्तित्व को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर हिंदी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीय संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो सबसे प्रमुख जो विशेषता इसकी रहती है वो रहती है आपकी विविधता। नेक्स्ट यहाँ पर है, जाति व्यवस्था का प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ता है? जाति व्यवस्था का सबसे प्रमुख जो प्रभाव पड़ता है वो आपके सामाजिक स्थिति के ऊपर पड़ता है। उसके बाद आर्थिक स्थिति के ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है और विवाह के अंदर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी राइट हो जाएंगे। भारत में सांस्कृतिक विविधता किस कारण से विकसित हुई है? तो ये आपके जो है आक्रमणों से भी विकसित हुई है, प्रवास से भी हुई है और ऐतिहासिक घटनाओं से भी इसका जो है विकास जो है हुआ है। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। भारतीय समाज की एकता को मजबूत करने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? तो वो आपके त्योहार है, राष्ट्रीय प्रतीक है और संविधान है। राइट यहाँ पर सारे के सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत में धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ क्या है? धार्मिक सहिष्णुता का जो अर्थ है वो है सभी धर्मों का सम्मान करना। यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ है। भारत में विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का मिश्रण किसका उदाहरण है? तो ये आपके सांस्कृतिक समन्वय का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत के सांस्कृतिक एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो यहाँ पर धर्म है, परंपरा है और इतिहास है। यानी सारे के सारे यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बात करते हैं भारतीय समाज में विविधता का एक प्रमुख तत्व है, प्रमुख रूप क्या है? प्रमुख रूप है भाषाई, जातीय और धार्मिक। ये सारे के सारे राइट हो जाएंगे। भारत में एकता में विविधता का उदाहरण क्या है? एकता में विविधता का उदाहरण है विभिन्न त्योहारों का उत्सव, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म। ये सारे के सारे एकता में विविधता का उदाहरण है। भारतीय समाज में सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने वाला तत्व क्या है? तो बढ़ावे देने वाला तत्व शिक्षा है, संचार है और परिवहन है। यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। भारत की विविधता किस प्रकार की है? तो भारत की विविधता सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक आधार पर है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, निम्न में से कौन सा वर्ण शिक्षा एवं यज्ञ से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ब्राह्मण। नेक्स्ट बात करते हैं कि आश्रम का अर्थ क्या है? आश्रम का अर्थ होता है आपके
जीवन का चरण होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसका उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। गृहस्थ आश्रम का मुख्य जो कर्तव्य है वो क्या है? तो मुख्य कर्तव्य है परिवार पालन पोषण। कर्म का अर्थ क्या होता है? कर्म का अर्थ होता है कार्य। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कर्म सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह आपके कार्य और उसके परिणाम से संबंधित है। पुरुषार्थ की संख्या 4 होती है और आपके निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विवाह पुरुषार्थ नहीं है। बाकी धर्म है, काम है, मोक्ष है। मोक्ष का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो मोक्ष का जो अर्थ होता है वो होता है जन्म मरण से मुक्ति। संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति का शुद्धिकरण संस्कार है। उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा प्रारंभ से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर है संन्यास आश्रम में व्यक्ति क्या करता है? तो ये करता है आपके संसार का त्याग करता है। वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय का कार्य क्या है? शासन और रक्षा करना है। वैश्य का मुख्य कार्य क्या होता है? तो व्यापार और कृषि करना होता है। नेक्स्ट है शूद्र का कार्य क्या होता है? तो शूद्र का कार्य होता है सेवा करना। वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है? तो वानप्रस्थ आश्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य है सांसारिक जीवन से धीरे धीरे विरक्ति। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है आपके कर्तव्य और नैतिकता होता है। काम पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? तो इसका होता है भौतिक सुख है। अंत्येष्टि संस्कार किससे संबंधित है? तो ये आपके है मृत्यु से संबंधित है। भारतीय समाज की मूलभूत संस्था कौन सी है? तो मूलभूत संस्था परिवार है। जाति शब्द का अर्थ किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है जन्म से। और आपकी जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये है आपके अस्थायित्व है। किनशिप जो है इसका किनशिप का संबंध किससे है? तो यह आपके रक्त और विवाह संबंध से है। आगे हम बात करें संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर सामूहिक जीवन इसकी विशेषता हो जाएगी। विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध होते हैं। कुल का संबंध किससे है? तो कुल वंश से संबंधित है। जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता कैसी होती है? सामाजिक गतिशीलता कैसी होती है? सीमित होती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि वर्ग का आधार क्या है? तो वर्ग का जो आधार होता है वो आर्थिक स्थिति होता है। क्या होता है? आर्थिक स्थिति होता है। निम्न में से कौन सी संस्था विवाह से संबंधित है? तो कौन सी संस्था है वो विवाह से संबंधित है? परिवार। आधुनिक समाज में परिवार का स्वरूप क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो वो एकल हो रहा है। जाति और वर्ग के में मुख्य अंतर क्या है? तो ये जाति जन्म पर आधारित है और वर्ग आर्थिक स्थिति पर आधारित होता है। किनशिप में कौन सा संबंध शामिल नहीं है? तो यहाँ पर किनशिप के अंदर राजनीतिक संबंध शामिल नहीं है। भारतीय समाज में विवाह का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय समाज में विवाह का स्वरूप जो है सामाजिक संस्था है। जाति व्यवस्था में अंतर विवाह का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? अपनी जाति में विवाह। नेक्स्ट यहाँ पर है वर्ग व्यवस्था में गतिशीलता कैसी होती है? तो कैसी होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट यहाँ पर परिवार का मुख्य कार्य क्या है? तो परिवार का जो मुख्य कार्य होता है वो समाजीकरण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि विवाह का प्रकार जिसमें जिसमें एक पुरुष एक महिला का संबंध होता है तो वो आपके होता है एक एक विवाह। नेक्स्ट यहाँ पर जाति व्यवस्था में पैसा किस प्रकार निर्धारित होता है? तो ये होता है आपके जन्म से निर्धारित होता है। आधुनिक समाज में जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है? तो यहाँ पर लचीलापन आया है। और भारतीय समाज की मूल इकाई क्या मानी जाती है? तो परिवार को माना जाता है। ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? कृषि आधारित जीवन होता है। नगरीकरण का अर्थ क्या होता है? शहरों की ओर जनसंख्या का बढ़ना। भारत में जनजातियों को क्या कहा जाता है? तो भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। ग्रामीण शहरी संबंध का मुख्य आधार क्या है? आर्थिक आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन सा शहरी क्षेत्र की ओर शहरी क्षेत्र की विशेषता है? तो शहरी क्षेत्र उच्च जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पाया जाता है। दलित वर्ग किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से। भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु कौन सा उपाय महत्वपूर्ण है? तो कौन सा उपाय है? शिक्षा। अल्पसंख्यक किस आधार पर पहचाने जाते हैं? तो यह आपके संख्या के आधार पर पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जनसंख्या
प्रोफाइल में क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है? तो यहाँ पर आयु, लिंग, घनत्व शामिल होता है। नगरीकरण का प्रमुख परिणाम क्या है? तो यहाँ पर झुग्गी जो बस्तियों का विकास होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत में कमजोर वर्गों में कौन शामिल नहीं है? तो उद्योगपति शामिल नहीं है। बाकी दलित, महिलाएं, जनजाति शामिल है। गाँव में मुख्य पेशा क्या होता है? कृषि होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, शहरी जीवन का प्रमुख आधार क्या है? उद्योग और सेवा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि जनसंख्या वृद्धि का एक दुष्प्रभाव क्या है? दुष्प्रभाव क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि संसाधनों की कमी हो जाती है। भारत में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है कहाँ? शहरों में। जनजातीय समाज की विशेषता क्या है? जनजातीय पारंपरिक संस्कृति है। ग्रामीण शहरी प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर शिक्षा और रोजगार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण का मुख्य साधन क्या है? तो मुख्य साधन आपके शिक्षा और रोजगार। भारत में जनसंख्या समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर उच्च जन्म दर है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है? तो ये M.N. श्रीनिवास जी ने दी है। संस्कृतिकरण का संबंध मुख्यतः किससे है? तो ये आपके हो जाएगा सांस्कृतिक अनुकरण से है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमीकरण का अर्थ है पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। आधुनिकरण का मुख्य आधार क्या है? वैज्ञानिक और तर्क है। वैश्वीकरण का मुख्य तत्व क्या है? तो यहाँ पर वैश्वीकरण का मुख्य तत्व विश्वव्यापी संपर्क हो जाएगा। सांस्कृतिकरण में निम्न जातियां किसका अनुकरण करती है? तो किसका करती है? आपके उच्च जातियों का करती है। पश्चिमीकरण का प्रभाव सबसे पहले कहाँ पड़ा? शहरी क्षेत्र के अंदर पड़ा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आधुनिकरण में किसका महत्व अधिक है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है अधिक है। वैश्वीकरण के कारण क्या बढ़ा है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है। नियोजित परिवर्तन का संबंध किससे है? तो यहाँ पर सरकारी योजनाओं से है। भारत में नियोजित परिवर्तन का प्रमुख साधन क्या है? तो पंचवर्षीय योजनाएं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है, संस्कृतिकरण से क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर होता है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। पश्चिमीकरण का एक प्रमुख परिणाम क्या है? शिक्षा का प्रसार। आधुनिकरण किससे संबंधित है? वर्तमान और भविष्य से। वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर पड़ा है? तो आपके केवल अर्थव्यवस्था पर, केवल राजनीति पर, केवल संस्कृति पर, इन सभी पर पड़ा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि नियोजित सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विकास करना। सांस्कृतिकरण में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर निम्न संस्कृति के कुछ तत्व। पश्चिमीकरण भारत में किसके कारण बढ़ा है? अंग्रेजों के कारण बढ़ा है। आधुनिकरण का एक लक्षण है, तो वो है तार्किकता। वैश्वीकरण का संबंध किससे है? तो वैश्विक बाजार से है। पर्सन की हम बात करें, जिसमें भारत में आप देखते हैं कि यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। भारत में सांस्कृतिक विविधता आपको देखने को मिल जाती है। कहीं पर जाओ, दक्षिण में जाओ, उत्तर में जाओ, कहीं पर भी जाते हो, सांस्कृतिक विविधता अलग अलग रूप से पाई जाती है। आगे हम बात करें, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। आप देख सकते हैं भारत के अंदर जो है अपने भारत में जो है अनेक भाषाएं जो है बोली जाती है, अनेक भाषाएं बोली जाती है। कहीं पर भी आप चले जाइएगा, अलग अलग भाषाएं आपको देखने को मिल जाती है। आगे हम बात करें तो जाति जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। किस पर आधारित है? जन्म पर आधारित है। भारत में जो है आपके विभिन्न जो है भारत के अंदर जो है विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर जो है विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। यूनिटी इन डिवर्सिटी है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपके विविधता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विविधता। विविधता, क्योंकि भारत के अंदर विविधता में एकता, इसका अर्थ है भारत में विविधता में एकता देखने को मिलती है। भारत एक भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। भारत एक क्या है? भारत एक बहु बहुसांस्कृतिक देश है। भारत एक क्या है? बहुसांस्कृतिक देश है। आगे हम बात करें कि भारत में जो है भारत के अंदर भारत में जो है धार्मिक सहिष्णुता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धार्मिक सहिष्णुता जो है भारत के अंदर देखने को
मिलती है। भारतीय समाज में विभिन्न परंपराएं प्रचलित है। भारतीय जो समाज है उसके अंदर विभिन्न परंपराएं वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। भारतीय समाज में विभिन्न परंपराएं प्रचलित है और भारत में भाषाई विविधता जो है भाषाई भाषाई विविधता एक प्रमुख विशेषता है। भाषाई विविधता क्या है? एक प्रमुख विशेषता है। और भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति वह गतिशील और परिवर्तनशील है। भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति वो आपके भारतीय संस्कृति गतिशील और परिवर्तनशील है। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं और भारतीय समाज में जातीय विविधता भी पाई जाती है। और भारत में विभिन्न धार्मिक पद्धतियां प्रचलित है। भारत में विभिन्न धार्मिक पद्धतियां प्रचलित है। और भारतीय समाज की एकता का जो आधार है, एकता का आधार जो है वो आपके संविधान है। क्या है? संविधान है। भारत में समन्वय सांस्कृतिक समन्वय समन्वय का विकास हुआ है। भारत में विभिन्न जो है आपके क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो बोली जाती है। और भारतीय समाज के अंदर बात करें, भारतीय समाज में सामाजिक विविधता महत्वपूर्ण है। क्या? सामाजिक सामाजिक विविधता महत्वपूर्ण है। और भारत में विभिन्न जातीय समूह पाए जाते हैं। भारत में विभिन्न जो है जातीय समूह है वो देखने को मिलते हैं। विभिन्न जातीय समूह पाए जाते हैं। जातीय समूह पाए जाते हैं। यहाँ पर ये आएगा विविध जातीय समूह। और भारत में जो है भारत में विविधता में एकता का उदाहरण है। भारत भारत में जो है विविधता में एकता का उदाहरण है। भारत में बात करें तो भारतीय समाज में विविधता में एकता का उदाहरण है। भारतीय समाज है उसमें विविधता में एकता का उदाहरण है। ये रह गया। भारत में सांस्कृतिक सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक एकता पाई जाती है। भारत में सांस्कृतिक एकता पाई जाती है। और भारतीय समाज जो है विविधता में एकता का उदाहरण है। वर्ण व्यवस्था में 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपके शूद्र शामिल है। ब्रह्मचर्य आश्रम का संबंध किससे है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो संबंध है वो शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है। और आपके आश्रम में व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जो है परिवार का पालन करता है। किसका? परिवार का पालन करता है। और कर्म सिद्धांत के अनुसार हर कार्य का फल होता है। पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष शामिल है। मोक्ष का अर्थ जन्म मरण से मुक्ति होता है। जन्म मरण से क्या होता है? जन्म मरण से यहाँ पर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है। जन्म मरण के चक्र चक्र से मुक्ति है। उपनयन संस्कार शिक्षा के प्रारंभ प्रारंभ का प्रतीक है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति संसार से विरक्त 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 होने लगता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति संन्यास आश्रम में जो है संन्यास आश्रम में व्यक्ति संसार का क्या कर देता है? संसार का त्याग कर देता है। और संस्कार व्यक्ति के जीवन को शुद्ध करते हैं। क्षत्रिय का कार्य क्या होता है? क्षत्रिय का कार्य होता है रक्षा करना। वैश्य का कार्य होता है व्यापार करना। और शूद्र का कार्य होता है सेवा करना होता है। शूद्र का कार्य सेवा करना। धर्म का जो संबंध है वो आपके कर्तव्य और आपके नैतिकता से है। काम पुरुषार्थ का संबंध सुख से है। किससे है? काम पुरुषार्थ का जो संबंध है वो आपके किससे है? तो काम पुरुषार्थ का जो संबंध है वो आपके सुख से है। आगे बढ़ते हैं। अंत्येष्टि संस्कार जो है मृत्यु के बाद किया जाता है। ब्राह्मण का मुख्य जो कार्य होता है
वो आपके अध्ययन यानी शिक्षा देना और यज्ञ करवाना होता है। आश्रम व्यवस्था जीवन को जो है 4 भागों में विभाजित करती है, 4 भागों के अंदर विभाजित करती है। कर्म का जो सिद्धांत है वो कार्य और परिणाम पर आधारित है। संस्कार व्यक्ति के नैतिक नैतिक विकास में सहायक होते हैं। भारतीय समाज की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? परिवार है। परिवार है। जाति व्यवस्था जो है वो जन्म पर आधारित होती है। किनशिप का जो संबंध है वो रक्त और विवाह से होता है। संयुक्त परिवार में जो है सामूहिक जीवन प्रमुख होता है। विवाह एक सामाजिक सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था है। वर्ग व्यवस्था का आधार क्या है? वर्ग व्यवस्था का आधार आर्थिक स्थिति है। क्या है? आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति वर्ग व्यवस्था का आधार है। और यहाँ पर अपनी ही जाति में विवाह को अपनी ही जाति में जो है विवाह को अंतर विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर अंतर विवाह अंतर विवाह है कहते हैं। अंतर विवाह कहते हैं। और आधुनिक समाज में परिवार का एक रूप एकल हो रहा है। एकल हो रहा है। जाति व्यवस्था में पैसा जन्म से निर्धारित होता है। परिवार का जो मुख्य जो कार्य है परिवार का मुख्य जो कार्य है वो सामाजिकरण है। क्या है? सामाजिकरण है। और वर्ग व्यवस्था में सामाजिक जो गतिशीलता है वो क्या होती है? अधिक देखने को मिलती है। और विवाह के माध्यम से जो है सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। कुल का जो संबंध होता है वो आपके किससे होता है? वंश से होता है। कुल का संबंध वंश से होता है। आगे बात करते हैं कि संयुक्त परिवार में संपत्ति जो होती है वो साझा होती है। साझा होती है। क्या होती है? साझा होती है। जाति और वर्ग में मुख्य जो अंतर देखने को मिलता है वो आपके आधार का होता है। किसका होता है? आधार का होता है। भारतीय समाज में विवाह को सामाजिक मान्यता है। क्या है? सामाजिक मान्यता है। किनशिप में जो है आपके किनशिप में गोत्र संबंध भी शामिल होते हैं। गोत्र जो संबंध है वो भी शामिल होते हैं। एक पति और एक पत्नी के विवाह को एकल विवाह कहते हैं। एक पत्नी और एक विवाह को एक विवाह कहते हैं। आधुनिक आधुनिक काल में जाति व्यवस्था में लचीलापन जो है आपके लचीलापन देखने को आया है। भारतीय समाज की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? परिवार है। भारतीय समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। गांव में मुख्य जो व्यवसाय है गाँव में मुख्य जो व्यवसाय हैं वो आपके मुख्य व्यवसाय की बात करें तो गाँवों में मुख्य व्यवसाय आप सभी को पता है कृषि है। मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। और शहरों में जनसंख्या का जो है घनत्व जो है अधिक देखने को मिलता है। शहरों में जो है घनत्व अधिक देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति को मान्यता जो है वो आपके दलित कहा जाता है। सामान्यतः दलित कहा जाता है। और जनजातियों को जो है आपके आदिवासी कहा जाता है। जनजातियों को क्या कहा जाता है? आदिवासी कहा जाता है। आगे बात करते हैं गांव और शहरों के बीच संबंध को ग्रामीण ग्रामीण और आपके शहरी ग्रामीण और शहरी संबंध संबंध कहा जाता है। नगरीकरण का अर्थ क्या है? नगरीकरण का अर्थ है शहरी। नगरीकरण का अर्थ है शहरी शहरी नगरीकरण का जो अर्थ है शहरी की वर्दी शहरों की वर्दी। नगरीकरण का अर्थ है शहरों की वर्दी हो जाएगा। शहरों की वर्दी। महिलाओं की स्थिति सुधारने का मुख्य साधन क्या है? तो मुख्य साधन आप सभी को पता है शिक्षा है। अल्पसंख्यक का निर्धारण जो होता है अल्पसंख्यक का जो निर्धारण होता है वो संख्या संख्या के आधार पर होता है। जनसंख्या संरचना में आयु
जनसंख्या संरचना में आयु और लिंग शामिल है। अधिक जनसंख्या से बेरोजगारी देखने को मिलती है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। शहरी क्षेत्रों में जो है औद्योगिक 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 विकास अधिक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन अधिक अधिक सरल होता है। झुग्गी झोंपड़ियों की समस्या नगरी नगरीकरण से नगरीकरण से जुड़ी है। कमजोर वर्गों में महिलाएं और आपके दलित जो है शामिल है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य जो कारण है वो उच्च जन्म दर है। जनजातीय समाज में जो है पारंपरिक 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 जो है संस्कृति पाई जाती है, पारंपरिक संस्कृति जो है पाई जाती है। शहरों में रोजगार के लिए प्रवास होता है, ये आप सभी को पता है, रोजगार के लिए प्रवास किया जाता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या से है। संसाधनों पर दबाव जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ता है। सांस्कृतिकरण की अवधारणा है वो आपके एम एम श्रीनिवास जी के द्वारा दी गई है। सांस्कृतिकरण में निम्न जातियां उच्च का अनुसरण करती है, उच्च जातियों का अनुसरण करती है। पश्चिमीकरण का अर्थ है पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है। आधुनिकरण का आधार है वो क्या है? विज्ञान और तर्क है। आधुनिकरण का आधार विज्ञान और तर्क है। वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापी संपर्क है। नियोजित परिवर्तन का संबंध है सरकारी योजनाओं से है। और भारत में पंचवर्षीय योजनाएं वो आपके नियोजित परिवर्तन का साधन है। नियोजित परिवर्तन का क्या है? ये नियोजित परिवर्तन का साधन है। आधुनिकरण में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व होता है। वैश्वीकरण में अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है। सांस्कृतिकरण से सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होता है। पश्चिमीकरण का प्रभाव पहले शहरी क्षेत्रों के अंदर जो है आपके पड़ा। आधुनिकरण का संबंध है वर्तमान और भविष्य से है। वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो आपके सभी क्षेत्रों में पड़ा है, सभी क्षेत्रों पर देखने को मिला है। और यहाँ पर नियोजित परिवर्तन का उद्देश्य विकास करना है। सांस्कृतिकरण में निम्न वर्ग जो है सांस्कृतिकरण में निम्न वर्ग उच्च संस्कृति अपनाते हैं। और पश्चिमीकरण भारत में अंग्रेजों के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? अंग्रेजों के कारण हुआ था। और आपके आधुनिकरण का एक लक्षण जो है वो आपके वैश्विक बाजार है। नियोजित परिवर्तन में सरकार की जो है भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और सामाजिक परिवर्तन जो है आपके एक निरंतर प्रक्रिया है। तो देखिएगा, फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत की भौगोलिक विविधता को समझाइए। भारत की भौगोलिक विविधताएं किस प्रकार से है? भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से विविधता वाला देश है। भारत को भौगोलिक दृष्टि से 5 भागों के अंदर विभाजित किया गया है, जिसमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी भारत का बड़ा मैदान है, गंगा और सिंधु का मैदान है, दक्षिण का पठारी प्रदेश और थार का मरुस्थल है। समुद्र तटीय मैदान
समुद्र तटीय मैदान है। इसमें हर प्रकार की भूमि, नदियाँ, पर्वत है। जहाँ पंजाब व गंगा यमुना की घाटी जैसे उपजाऊ मैदान है। और वहाँ राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर के जिलों में रेगिस्तान भी है। यहाँ एवरेस्ट जैसे विश्व में सबसे ऊंची चोटी रखने वाला हिमालय पर्वत है। और दक्षिण भारत का पठारी भाग है। भारत 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। और भारतीय जो भूमि है, भूमि की भौगोलिक विविधता के कारण भारतीय उत्पादन में भी काफ़ी भिन्नता है। कहीं चाय पैदा होती है तो कहीं कहवा, कहीं गेहूँ पैदा किए जाते हैं तो कहीं चावल जो है पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार से भौगोलिक दृष्टि से भारत भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न जलवायु पाई जाती है। कहीं पर समशीतोष्ण जलवायु है तो कहीं पर उष्ण है। जहाँ एक और चेरापूंजी में वर्षा में लगभग 700 इंच से भी अधिक वर्षा होती है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के थार मरुस्थल में 5 इंच से भी कम वर्षा होती है। इस तरह उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसके बाद मैदानी भाग दिखाई पड़ते हैं। तो दक्षिण भारत में पठारी और प्रायद्वीपीय और दक्षिण में जो है भारत में पठारी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी विद्यमान है। ये उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारत का भौगोलिक पर्यावरण भिन्नताओं से परिपूर्ण है। आगे बात करते हैं। भारतीय संस्कृति में प्राचीनता के साथ साथ स्थायित्व का गुण मौजूद है। भारतीय संस्कृति में प्राचीनता के साथ साथ स्थायित्व का गुण मौजूद है, जिसे निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। प्राचीनता, भारतीय संस्कृति का इतिहास अति प्राचीन है और भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। जहां समय के साथ विश्व की अन्य प्राचीन संस्कृतियां नष्ट हो गई और उनके अवशेष मात्र ही बचे, वहाँ जो है आपके हजारों वर्ष बीत जाने पर भी भारत की प्राचीन संस्कृति व समाज व्यवस्था आज भी जीवित है। आज भी हम भारत के वैदिक धर्म को मानते हैं। पवित्र वैदिक मंत्रों का यज्ञ, हवन आदि में उच्चारण किया जाता है। भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम होने के कारण ही भारत की सामाजिक संस्थाएं भी बहुत पुरानी है। इनमें से कुछ संस्थाओं का विकास तो हजारों वर्ष पूर्व ही हो गया था। यही कारण है कि जब विश्व के अन्य देशों में बर्बरता का अंधकार छाया हुआ था, उस समय भारत में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं अपने विकास की चरम सीमा पर थी। स्थायित्व की बात करें तो भारतीय संस्कृति में विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय होने पर भी स्थायित्व का गुण विद्यमान है। ये विशेषता प्राचीनता के समान ही लगातार चलती आ रही है। और भारत में अनेक आपके विधर्मी विदेशी शासकों का प्रभुत्व हजारों वर्षों तक बना रहा और इन लोगों ने कितने ही प्रकार के भारतीय संस्थाओं पर आक्रमण किए, उन्हें मिटाने के लिए कई प्रयत्न किए, मगर इन समस्त प्रतिघातों के पश्चात भी भारतीय संस्कृति एवं संस्थाएं आज भी यथावत विद्यमान हैं। विश्व के संपूर्ण इतिहास में इस प्रकार का कोई भी दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। और डॉक्टर ललनी गोपाल ने उचित ही लिखा है कि भारत का अतीत इसके वर्तमान में जीवित है। भारतीय संस्कृति व संस्थाओं का विभिन्न शताब्दियों का इतिहास एक ही रूप में गुंथा हुआ है। आगे बात करते हैं भारतीय समाज की एकता क्या है। भारतीय समाज की एकता की हम बात करें दोस्तों तो एकता से आशय है विविध इकाइयों में समानता अथवा संगठन। विविध इकाइयों में ऐसे संलग्नता जिससे विविध इकाइयाँ एक ही कड़ी में बंध जाए एकता कहलाती है। सामाजिक रूप से विभिन्न धर्म, भाषाओं, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं, रीति रिवाजों, त्योहारों, उत्सवों, वेशभूषा आदि के होते हुए भी जब इकाइयों में समानता का भाव हो, एक दूसरे की पूरक बनती हो, तो वह एकता कहलाएगी। एकता द्वारा राष्ट्र के स्वीकृत उद्देश्यों को प्राप्त करने का सहभागिक प्रयास किया जाता है। एकता का निर्माण अनेक तत्वों से मिलकर होता है। भारतीय समाज के संदर्भ में भी एकता अनेक तत्वों का योग है, जिन्हें हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे भौगोलिक एकता भौगोलिक दृष्टि से हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक भारतीय जीवन एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। सभी भारतीयों में चाहे वे किसी भी क्षेत्र में निवास करते हो, यही भावना विद्यमान है कि हम सभी
भारतीय है। ऐतिहासिक एकता संपूर्ण भारत का एक ही इतिहास रहा है। अति प्राचीन काल में सारे भारत में द्रविड़ों का निवास था। बाद में यहाँ आर्य आए और यहीं बस गए तथा धीरे धीरे आर्य संस्कृति संपूर्ण भारत में फैल गई। और धार्मिक एकता, यद्यपि भारत में अनेक धर्मों के अन्वय रहते हैं, साधारणतः उनमें काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती है, भिन्नताएं दिखाई देती है, लेकिन मूल सिद्धांत अध्यात्मवाद, ईश्वर, नैतिकता, दया, सत्य, अहिंसा आदि सभी धर्मों में एक समान है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है और धर्म के मामले में सभी स्वतंत्र है। सभी क्या है? स्वतंत्र है। और आपकी सांस्कृतिक एकता, भारतीय समाज में लोग एक ही प्रकार के सामाजिक सामान्य जन रीतियों, रूढ़ियों व प्रयासों में विश्वास करते हैं। सामाजिक उत्सवों एवं त्योहारों का सारे देश में एक समान प्रचलन है। राजनीतिक एकता, संपूर्ण भारत में समान शासन व्यवस्था, कानून, संविधान व्यवस्था है। भाषाई एकता, भारत में विभिन्न देश की राष्ट्रभाषा है। त्रिभाषा सूत्र, विभिन्न भाषा भाषियों की एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। एकता के सूत्र में क्या है? बंधे हुए हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 है कि वर्ण एवं जाति में अंतर क्या है? वर्ण एवं जाति में अंतर। वर्ण व्यवस्था का आधार रंग तथा व्यवसाय है, जबकि जाति व्यवस्था को आधार जन्म है। वर्ण शब्द की उत्पत्ति व्री धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ है वर्ण या चुनाव करना। इस आधार पर व्यक्ति अपने लिए जिस व्यवसाय या कार्य का चुनाव करता है, उसी के अनुसार उसके वर्ण का निर्धारण होता है। इस प्रकार एक वर्ण समान व्यवसाय करने वाले लोगों का एक समूह है, जिसके दूसरे वर्ण का आधार रंग रंग रहा। और सर्वप्रथम ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग जो है काले और गोरे रंग की जनता के लिए प्रयुक्त हुआ। प्रारंभ में गोरे वर्ण का प्रयोग आर्यों के लिए, कृष्ण वर्ण का प्रयोग दासों के लिए जो है किया जाता था, और बाद में इसका प्रयोग व्यवसाय के आधार पर बने 4 बड़े वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए किया गया। सामाजिक संगठन का यह विभाजन कार्यात्मक आधार पर किया गया। जाति व्यवस्था का आधार जन्म है और इनकी उत्पत्ति का आधार जो है प्रजातिगत कारक है। एक प्रजाति के लोगों को आगे जाति कहा जाने लगा और संपूर्ण भारत में व्यापक वर्ण व्यवस्था के ढांचे में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में प्रजातियां व्यवसायिक आधार पर जातियां कही जाने लगी। इस प्रकार जाति का आधार जन्म है। एक प्रजाति में जन्म लेने वाले लोग आजीवन उसी जाति के रहते हैं और इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इस प्रकार जाति की उत्पत्ति वर्ण से नहीं हुई, लेकिन जाति के विकास की प्रक्रिया में वे वर्ण से संबंध हो गई तथा जातियों का पद सोपान तथा जाति की गतिशीलता को वर्ण की शब्दावली में व्यक्त किया जाने लगा। वर्ण व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है, जबकि जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख व्यवसायों के आधार पर 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि वर्ण का व्यक्ति अपने व्यवसाय को बदलकर दूसरे वर्ण के व्यवसाय को अपनाकर अपने वर्ण में परिवर्तन ला सकता है। अतः जन्म से प्राप्त वर्ण की स्थिति को व्यक्ति अपने गुणों और कर्म के आधार पर परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जाति का आधार जन्म है जो आजीवन उसके साथ रहेगी। व्यक्ति अपने गुण कर्म के आधार पर इनमें परिवर्तन नहीं ला सकता। जातियों का आधार स्थानीयता है, जबकि वर्ण का आधार संपूर्ण भारत है। जाति व्यवस्था की तुलना में वर्ण व्यवस्था का आधार व्यापक है। जातियों का आधार जहाँ स्थानीयता है, वहाँ वर्ण व्यवस्था का आधार समूचा भारत है। इसलिए जाति व्यवस्था को स्पष्ट तथा वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए एक विद्यार्थी को वर्ण व्यवस्था के मॉडल में उन्हें स्पष्ट करना पड़ता है। करना पड़ता है। संख्या के आधार पर अंतर। वर्ण व्यवस्था में वर्ण 4 है। यह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जातियों की संख्या बहुत अधिक है तथा जातियाँ उपजातियों में भी विभाजित है और वर्ण उपवर्णों में विभाजित नहीं है। अब आगे बात करते हैं आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व। आश्रम व्यवस्था का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था के महत्व का निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। आश्रम व्यवस्था के माध्यम से जीवन के विभिन्न पक्षों का विकास होता है। इसके माध्यम से मनुष्य का शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास होता है। आश्रम व्यवस्था से मनुष्य के लौकिक
पारलौकिक जीवन की संतुष्टि संभव थी। अतः यह व्यवस्था मनुष्य के कल्याणकारी जीवन के विकास में सहायक सिद्ध हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आश्रम व्यवस्था में मनुष्य के मानसिक बौद्धिक उन्नति में सहायक रही। मनुष्य जो है आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत अपने विविध कार्यों तथा दायित्वों को निभाकर मानसिक संतुष्टि प्राप्त करता रहा। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता रहा और आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति का महत्व स्वीकार किया गया था। उसके विभिन्न कार्यों को जो सामाजिक उत्थान और नैतिक मूल्यों की प्रभावित कर रहे थे स्वीकार किया गया था। आश्रम के अंतर्गत रहने वाले मनुष्य में सहिष्णुता, उदारता, आध्यात्मिकता आदि की भावनाएं विकसित हुई, जिनके कारण वह मानवतावादी बन गया। आश्रम व्यवस्था जो है व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाते हैं। चारों आश्रमों में मनुष्य निरंतर क्रियाशील रहता है और अपने जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। आश्रम व्यवस्था को मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के विकास में सहायता मिलती है। मनुष्य को कब शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, कब उसे गृहस्थ बनकर सांसारिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, कब उसे त्याग और विरक्ति का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इन सब की व्यवहारिक जानकारी मनुष्य को आश्रम व्यवस्था से जो है मिलती है। डॉक्टर प्रभु के मत में आश्रम व्यवस्था व्यक्ति और समूह के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करती है। ब्रह्मचर्य आश्रम से मनुष्य को समूह के विषय में जानकारी होती है तथा गृहस्थ आश्रम से व्यक्ति समाज का प्रबंधक बनता है। इस प्रकार समाज के प्रति अपने दायित्वों को निर्वाह करता है जिससे व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है गृहस्थ आश्रम के उद्देश्यों की व्याख्या। गृहस्थ आश्रम समावर्तन संस्कार के बाद ब्रह्मचार्य विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। सामान्यतः 25 से 50 वर्ष तक की आयु का काल गृहस्थ आश्रम के लिए निर्धारित था। समस्त धर्मशास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को अन्य आश्रमों से सर्वोच्च माना गया है। इसकी सर्वोच्चता के कई कारण थे। ब्राह्मण धर्म प्रारंभ से ही प्रवृत्ति प्रधान है, वो आपके रहा है और अतः इसे महत्व मिलना स्वाभाविक था, क्योंकि शेष तीनों आश्रम निवृत्ति मूलक है। और दूसरा मुख्य कारण ये था कि ब्राह्मण धर्म यज्ञ प्रधान तथा कर्मकांड प्रधान रहा है। पितरों की शांति एवं उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के यज्ञ और कर्मकांड करने पड़ते थे और उन्हें करने के लिए पुत्र की आवश्यकता थी और पुत्र प्राप्ति गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही संभव थी। तीसरा कारण यह था कि तीनों आश्रमों का भार गृहस्थ जीवन पर ही था। गृहस्थी ही ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थी और सन्यासी के भरण पोषण, वस्त्र, भोजन आदि की व्यवस्था करता था। ऐसी भी मान्यता थी कि ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थ जीवन अनिवार्य था। अंतिम कारण जैन एवं बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया का परिणाम था। दोनों धर्मों के निर्वाण प्राप्ति के लिए गृह त्याग पर जोर दिया। परिणाम स्वरूप आपके हजारों स्त्री पुरुष अपने जो है पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वाह किए बिना ही गृहस्थ त्याग करके साधु बनने लगे। इससे समाज के सामने एक भयंकर संकट जो है उत्पन्न हो गया। अतः सूत्रकारों ने गृह त्याग का विरोध किया और उनका कहना था कि परमार्थ के लिए गृहस्थ जीवन बाधक नहीं है। गृहस्थ जीवन के नियमों, उपनियमों, विधियों आदि को नियमित रूप से पालन करने पर ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि से गृहस्थ जीवन या गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्व और प्रधानता दी गई। सूत्रकारों ने गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्यों का विस्तृत विवेचन किया। गृहस्थ को संतानोत्पत्ति, अतिथि सत्कार, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, विधि, सत्कार, धार्मिक, सामाजिक क्रियाविधियां आदि कार्य करने पड़ते थे। प्रत्येक गृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ माता पिता तथा परिवार के वर्ग के मार्ग निर्देशन में अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता था और अपने बंधु बांधवों के साथ स्नेहमय व्यवहार रखते हुए तथा अपने से छोटे व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जीवन बिताना गृहस्थ का परम कर्तव्य था। उसे धर्मानुसार उद्योग तथा श्रम करके अपना जीविकोपार्जन करना पड़ता था, क्योंकि पाप अथवा अधर्म से प्राप्त जीविका घृणित समझे जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है आश्रम व्यवस्था तथा पुरुषार्थ व्यवस्था किस प्रकार अंतर संबंधित है, समझाइए। आश्रम व्यवस्था 4 पुरुषार्थों से संबंधित थी।
प्राचीन काल में भारतीय चिंतकों ने मानव जीवन के प्रमुख 4 उद्देश्य बताए और वे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ के नाम से प्रसिद्ध है। चारों आश्रमों को चारों पुरुषार्थों से घनिष्ठ संबंध है। आश्रम व्यवस्था के द्वारा इन चारों कर्तव्यों की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है और ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है और नैतिकता की शिक्षा ग्रहण करता है। इससे वह अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है और अब इसमें बालक विभिन्न कर्तव्यों से परिचित होता हुआ अपने उचित धर्म को जो है सीखता है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य धर्म, अर्थ और काम नामक पुरुषार्थों को प्राप्त करता है और वह नैतिक तरीकों से धन संग्रह उपभोग करता है तथा काम भावना की तृप्ति करता हुआ संतानोत्पत्ति करता है और इसमें रहते हुए वह अपने परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। मोक्ष जीवन का अंतिम उद्देश्य है। संन्यास आश्रम में मनुष्य मोक्ष की ओर अग्रसर रहता था। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था का चारों पुरुषार्थों से घनिष्ठ संबंध था और इन पुरुषार्थों की सफल साधना आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ही संपन्न हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है संस्कार के प्रमुख उद्देश्य को समझाइए। संस्कारों के माध्यम से आर्य ऋषियों ने मनुष्य के जीवन में गुणों को उपलब्ध करने की योजना बनाई। आयु अनुरूप संस्कारों की व्यवस्था की गई। मनुष्य जीवन गर्भाधान से ही प्रारंभ होता है और शमशान में उसका अंत होता है। इसीलिए मनुष्य शरीर को स्वस्थ एवं मन को शुद्ध और अच्छे संस्कार वाले बनाने के लिए गर्भाधान से लगाकर अंत्येष्टि तक संस्कारों को विधान किया है। संस्कारों के उद्देश्यों और उसके संबंध में डॉक्टर PV काणे ने लिखा है कि यदि हम संस्कारों की संख्या पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि उनके अनेक उद्देश्य हैं और संस्कारों के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। इस प्रकार उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं कि अशुभ शक्तियों के प्रभाव से व्यक्ति को बचाना संस्कारों का एक मुख्य उद्देश्य रहा है और संस्कारों का एक उद्देश्य का सहकार्य व्यक्ति के हित के लिए अभिष्ट प्रभावों को आमंत्रित एवं आकर्षित करना रहा है। यही कारण है कि विभिन्न संस्कारों के अंतर्गत देवताओं की पूजा एवं आराधना की जाती है। संस्कारों का भौतिक उद्देश्य सांसारिक समृद्धि प्राप्त करना रहा है और विभिन्न संस्कारों के माध्यम से सुख समृद्धि, धन धान्य, संपत्ति, पशु, दीर्घ जीवन, शक्ति, बुद्धि की प्राप्ति की इच्छा की जाती रही है। संस्कारों का एक उद्देश्य व्यक्ति को आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना है और व्यक्ति को समय समय पर हर्ष, आनंद एवं दुख होता रहा है और उन्हें व्यक्त करने हेतु विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था की गई है। और संस्कारों का सांस्कृतिक प्रयोजन भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हमारे विधि निर्माताओं ने संस्कारों एवं धर्म में पवित्रता का समावेश करने का प्रयत्न किया। संस्कारों का एक उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी रहा है और संस्कारों का एक लक्ष्य व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास करना रहा है और संस्कारों का एक प्रमुख लक्ष्य व्यक्ति के निर्माण और विकास करना रहा है और संस्कारों का एक उद्देश्य आध्यात्मिकता के महत्व को स्पष्ट करना भी रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है नातेदारी की प्रमुख श्रेणियाँ। नातेदारी के संबंध में निकटता और दूरी का अध्ययन करने के लिए वुडरॉक ने संबंधियों की निम्न श्रेणियाँ बताई। प्राथमिक संबंधी। कर्ता के प्राथमिक संबंधी वे होते हैं जिनमें कर्ता का सीधा संबंध होता है। कर्ता के तथा प्राथमिक संबंधियों के बीच अन्य कोई संबंधी नहीं होता है। रक्त संबंधियों में पिता माता, पुत्र पुत्री, भाई बहन परस्पर प्राथमिक संबंधी है। वैवाहिक संबंधियों में पति पत्नी भी ऐसे प्राथमिक संबंधी है। इस प्रकार प्राथमिक संबंधियों के युगल होंगे पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन। इस प्रकार प्राथमिक संबंधी संख्या में कुल 8 हो सकते हैं। द्वितीय संबंधी की बात करते हैं। द्वितीय संबंधी की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, कर्ता के द्वितीय संबंधी वे होते हैं जो कर्ता के प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी होते हैं। प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी होते हैं लेकिन कर्ता के सीधे संबंधित नहीं होते, जैसे कर्ता के पिता। इस प्रकार रक्त संबंधियों में दादा दादी, नाना नानी, चाचा
ताऊ, पोता पोती आदि द्वितीयक संबंधी है। पति या पत्नी के सभी प्राथमिक संबंधी जो कर्ता के प्राथमिक संबंधी नहीं है, यदि आदिकर्ता के द्वितीयक संबंधी कहलाते हैं। जैसे ससुर, सास, साला, साली, देवर, जेठ आदि द्वितीयक संबंधी संख्या में 33 होते हैं। तृतीयक संबंधी व्यक्ति के तृतीयक संबंधी जो है वे होते हैं जो कर्ता के प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी होते हैं। जैसे कर्ता का परदादा, पिता का पिता, इस प्रकार परपोता, परनाना आदि हमारे द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक संबंधी भी तृतीयक संबंधी कहे जाते हैं। जैसे दादा का पिता, दादी का पिता, पोते का बेटा, नानी का पिता आदि। ससुर, ससुर का पिता और साले की पत्नी, साली का पति, चाची आदि तृतीयक संबंधी जो है होते हैं। और मुड्रोक ने संबंधियों की कुल संख्या जो है तृतीयक संबंधियों की कुल संख्या जो है 151 बताई है। दूर के संबंधी हमारे तृतीयक संबंधी के प्राथमिक तथा द्वितीयक संबंधी आदि दूर के संबंधी कहलाते हैं। इनसे कर्तव्य और अधिकार के संदर्भ में पारस्परिक संबंध, अंतःक्रिया आदि बहुत कम और प्रभावहीन रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर है परिवार के प्रमुख प्रकारों पर टिप्पणी कीजिए। विभिन्न समाजों में सदस्यों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के परिवार होते हैं: केंद्रीय, मूल और नाभिकीय तथा दाम्पत्य मूलक परिवार। प्राथमिक मूलक या केंद्रीय परिवार का सबसे छोटा और आधारभूत रूप है, जो एक पुरुष, एक स्त्री तथा अनेक आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। अतः ऐसे परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि इनमें अन्य रिश्तेदारों, नातेदारों को सम्मिलित नहीं किया जाता। यहाँ तक कि बच्चे भी अविवाहित होने तक ही इसके सदस्य होते हैं। कभी कभी पति पत्नी के बच्चा नहीं होता है तो वे दूसरे बच्चे को गोद ले लेते हैं। इस प्रकार के परिवार भी जिनमें पति पत्नी तथा उनके गोद लिए बच्चे साथ रहते हैं और मूल केंद्रीय परिवार कहते हैं। मूल केंद्रीय परिवार कहते हैं। आधुनिक समाज में मूल या केंद्रीय परिवार बहुत पाए जाते हैं। विवाह संबंधी परिवार मूल परिवार के आधार पर ही दूसरे प्रकार के परिवार बनते हैं, जिन्हें हम विवाह संबंधी परिवार कहते हैं। ऐसे परिवारों में विवाहित पति पत्नी और उनमें उत्पन्न संतानें तो होती है, साथ ही विवाह से बने हुए अन्य रिश्तेदार भी जाते हैं। संयुक्त और विस्तृत परिवार एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। उनकी संपत्ति है वो सामूहिक जो है होती है। वे एक रसोई में बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। डॉक्टर एस सी दुबे के अनुसार यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हो और इनमें निकट का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हो और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हो, तो उन्हें सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कहा जाता है। वैसे तो संयुक्त परिवार भारतीय जनजातियों में अत्यंत व्यापक है, फिर भी इनका वास्तविक रूप गाँव में देखने को मिलता है। इस प्रकार के परिवार में जब कभी रक्त संबंधी एवं अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं तो विस्तृत परिवार कहलाता है। इन परिवारों में सबसे बड़े पुरुष सदस्य का स्थान सर्वोच्च होता है, जो परिवार के लिए सब कार्यों को करने वाला होता है। वह परिवार का संचालन और संपत्ति की देखरेख करता है, पारिवारिक झगड़ों का निपटारा करता है और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामुदायिक विषयों में परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्लास के अंदर क्वेश्चन संख्या 11 से हम शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 क्या कहता है कि परिवार शिशु की प्रथम पाठशाला है। इस कथन की व्याख्या कीजिएगा। परिवार जो होता है वो शिशु की प्रथम पाठशाला के तौर पर यहाँ पर जाना जाता है। किस प्रकार से जाना जाता है देखिएगा यहाँ पर कि विश्व के सभी शिक्षा शास्त्रियों ने बालक की शिक्षा के संदर्भ में परिवार के महत्व को एकमत से स्वीकार किया है। आदिकाल से आज तक बालक की शिक्षा की शुरुआत परिवार के आंगन से ही होती आई है और परिवार की शिक्षा ने ही सदैव उसके संस्कारों पर अमिट छाप छोड़ी है। बाल मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य के व्यक्तित्व, चरित्र, आचरण, व्यवहार, आदर्श एवं जीवन मूल्यों का बीजारोपण उसकी शिशावस्था में
परिवार के माध्यम से ही होता है। और मेजिनी कहते हैं कि बालक के नागरिकता का सुंदरतम पाठ माता के चुंबन और पिता के दुलार से सीखता है। महात्मा गांधी की दृष्टि में बालक को प्रथम 5 वर्षों में जो शिक्षा प्राप्त होती है वह फिर कभी नहीं मिलती। और मोंटेसरी जो है, मोंटेसरी जो क्या कहते हैं देखिएगा, मोंटेसरी कहते हैं कि विद्यालय को बाल घर मानते हुए शिशु शिक्षा में परिवार के वातावरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक स्वीकार करते हैं। और आपके पेस्टालॉजी का स्पष्ट विचार है कि घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और बालक का प्रथम विद्यालय भी घर ही माना जाता है उनके अनुसार। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कि इस भांति निष्कर्ष रूप में परिवार का वातावरण ही बालक का भविष्य निर्धारण करता है। और कुल मिलाकर के यह चित्र उभरता है कि परिवार बालकों की प्रथम पाठशाला है। और इसी के संदर्भ आपके समर्थन में कौन है, बोगाइस के शब्द यहाँ उद्धृत करने योग्य हैं। परिवार समूह है मानव की प्रथम पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक की शिक्षा प्राप्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही व्यतीत होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 12 क्या कहता है देखिएगा कि भारतीय संदर्भ में वर्ग की अवधारणा को स्पष्ट करना है। देखिएगा वर्ग का अर्थ एवं परिभाषाएं। वर्ग व्यक्तियों के उस उन्मुक्त समूह का नाम है जिसे सामाजिक स्थिति के आधार पर समाज के दूसरे समूहों से अलग किया जाता है। वर्ग की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं आपके जो है आगरबन और आपके निमकॉफ, मैकाइवर और पेज जिन्सवर्थ, गोल्डनर, मैक्स वेबर ने वर्ग को समान सामाजिक परिस्थिति और आर्थिक स्थिति के आधार पर परिभाषित जो है किया है। भारत में वर्ग की मुख्य विशेषताएं एक निश्चित संस्तरण, समान परिस्थिति पर स्थिति, ऊंच नीच की भावना, वर्ग चेतना, सीमित सामाजिक संबंध, मुक्त द्वार, जन्म का महत्व न होना और कम स्थिरता, उपवर्गों का होना, सामान्य जीवन के विशिष्ट अवसर और अर्जित परिस्थिति आदि यहाँ पर इसके अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि क्या भारतीय जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है, स्पष्ट करना। देखिएगा वर्तमान में जो है जाति व्यवस्था के प्रतिमानों में परिवर्तन हो रहा है। इस संबंध में विद्वानों के 3 मुख्य मत है। पहला मत ये है कि जाति वर्ग का रूप ले रही है। यह आपकी रजनी कोठारी और ब्राइस रेन का कहना है। दूसरा मत यह है कि जाति व्यवस्था जो है वो कमजोर हो रही है पर समाप्त नहीं हुई है। तीसरा मत यह है कि परिवर्तन मंद गति से हो रहा है और जाति जो है वो अपना अस्तित्व बनाए रखेगी। ये आपके IP देसाई, GS गुरिये के द्वारा जो है कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि ग्रामीण जीवन पर नगरीकरण के प्रभावों की विवेचना करना है। देखिएगा नगरीकरण के प्रभाव, कृषि का व्यापारीकरण हो रहा है, मनोरंजन के साधनों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, सामाजिक संबंधों में पृथकता देखने को मिल रही है, संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन हो रहा है, विज्ञान एवं तकनीकी का प्रसार देखने को मिल रहा है तथा यातायात एवं आवागमन के साधनों के अंदर वृद्धि देखने को मिल रही है। इनके अंदर हमने शॉर्ट में दिया है आपको, जो आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन है उनको शॉर्ट में वर्द करके यहाँ पर दिया गया है। ये आपके इस प्रकार से पॉइंट आप रख सकते हैं और उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग इस पॉइंट के आधार पर आप लिख सकते हैं, जिससे आंसर भी जो है अच्छे प्रकार से आप दे पाएंगे ताकि कम समय के अंदर अच्छा कंटेंट आपके याद हो जाए और आप एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करके आएँ। इसीलिए हमने जो है इस प्रकार का मैटर डिज़ाइन किया है ताकि पढ़ने में भी आसानी हो और याद कराने पर हमारा जो है सबसे ज़्यादा जो है जोर रहता है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट यदि आपके याद रहता है तो आप अच्छे प्रकार से जो है उसके आधार पर भी एग्ज़ाम के अंदर बेहतरीन कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा प्रश्न संख्या 16, भारत में नगरीकरण के कारक
क्या है। भारत में नगरीकरण के कारक देखिएगा, जिसमें औद्योगिक विकास आ जाता है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वैज्ञानिक प्रगति है, व्यापार का केंद्रीकरण है, भौतिक सभ्यता के प्रति आकर्षण है और बढ़ती जनसंख्या व रोजगार हेतु गतिशीलता प्रमुख यहाँ पर कारक है। भारतीय महिलाओं के विरुद्ध जो है देखिएगा यहाँ पर, भारतीय महिलाओं के जो विरुद्ध है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समझाइए। देखिएगा, महिलाओं के प्रति हिंसा का अर्थ पुरुष द्वारा महिला के साथ किया जाने वाला हिंसक व्यवहार है। भारत में इसके मुख्य रूप है आपराधिक हिंसा, जिसमें बलात्कार, हत्या जैसे जो है मामले शामिल होते हैं। घरेलू हिंसा, जिसमें दहेज जो है प्रताड़ना, मारपीट करना, और सामाजिक हिंसा के अंदर भ्रूण हत्या, संपत्ति से वंचित करना, इस प्रकार के इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। महिला के विरुद्ध ये हिंसा जो है किस किस के अंतर्गत आते हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। देखिएगा, भारतीय जो समाज है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, किस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं की स्थिति को दर्शाया जाता है। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की जो स्थिति है उसके अंदर सुधार हुआ है, सामाजिक चेतना में वृद्धि देखने को मिली है, शिक्षा का भी प्रसार यहाँ पर काफ़ी देखने को मिला है, राजनीतिक अधिकारों के अंदर वोट देने का अधिकार मिला है, चुनाव लड़ने का अधिकार यहाँ पर है, समानता का अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार महिलाओं को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। रोजगार और उत्तराधिकार कानून के कारण महिलाओं की जो स्थिति है वो पहले से काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। हालांकि ग्रामीण और रूढ़िवादी परिवारों के अंदर अभी भी चुनौतियां बनी हुई है, यानी रूढ़िवादी जो परिवार है उनके अंदर अभी भी महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय देखने को मिलती है, लेकिन वर्तमान के अंदर काफ़ी बेहतरीन और बेहतर स्थिति महिलाओं की हो चुकी है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि भारत में जो है अल्पसंख्यक की प्रमुख विशेषताओं समस्याओं को समझाना है। अल्पसंख्यक का अर्थ उस समुदाय से है जो धर्म, भाषा और जाति की दृष्टि से बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न एवं कम संख्या में जो है हो। भारत में धार्मिक, भाषाई, जनजातीय अल्पसंख्यकों की स्थिति है। इनकी प्रमुख समस्याएं इस प्रकार से देखिएगा कि विधानमंडलों एवं प्रशासनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व का अभाव देखने को मिलता है। सांप्रदायिक दंगों के कारण असुरक्षा की भावना को यहाँ पर जो देखने को मिलती है, जो पर्सनल जो है लॉ में परिवर्तन को लेकर के रूढ़िवादी विरोध यहाँ पर देखने को मिलता है। ईसाई समुदाय के लिए सुरक्षा का प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है और भाषाई आधार पर नए राज्यों की मांग यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, इसके जो है मेन कारण क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है। देखिएगा, भारत में विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण हैं जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां जो प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है। जन्म दर, मृत्यु दर में असंतुलन यहाँ पर देखने को मिलता है। चिकित्सा विज्ञान में उन्नति जिससे मृत्यु दर में कमी देखने को मिल रही है। विवाह की अनिवार्यता और पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा यहाँ पर जो है रहती है। अशिक्षा और अंधविश्वास यहाँ पर देखने को मिलता है। मनोरंजन के साधनों का अभाव और गरीबी के कारण भी यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होती है। अकालों पर प्रभावी नियंत्रण होने के कारण जो है यहाँ पर देखने को ये मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का अर्थ बताना है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज की संरचना, संस्थाओं और सामाजिक संबंधों में होने वाला बदलाव है। और प्रमुख विशेषताएं देखिएगा, इसकी प्रकृति सामाजिक है, यह संपूर्ण समाज को प्रभावित करती है, यह एक सार्वभौम और अनिवार्य घटना है। परिवर्तन की गति असमान और सापेक्ष होती है, इसकी निश्चित भविष्यवाणी करना कठिन है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 22 कि पश्चिमीकरण का जो है भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखिएगा, यहाँ पर प्रो एम श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज में व्यापक बदलाव किए हैं, जिसमें रहन सहन और खान पान के अंदर देखिएगा वेशभूषा में बदलाव, इसमें पैंट शर्ट, भाषा में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, मांसाहार का प्रचलन हो चुका है,
सामाजिक व्यवस्था के अंदर संयुक्त परिवार का विघटन, एकाकी परिवारों का उदय, अंतरजातीय विवाहों में वृद्धि और जाति प्रथा के संबंधों में शिथिलता देखने को मिलती है। ये पॉइंट आपको दिए गए हैं, इन पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। इन पॉइंटों के आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हमने शॉर्ट में आपको जो है कंटेंट उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है, ताकि कम समय के अंदर आपके अच्छे प्रकार से कंटेंट याद हो जाए और उसके आधार पर आप जो है एग्जाम के अंदर अच्छा जो है कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि भारतीय समाज में परिवर्तन और रूपांतरण की प्रक्रियाएं बताइए। देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद प्रमुख परिवर्तन देखने को मिले थे, जिसमें साक्षरता में वृद्धि देखने को मिली, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, कृषि का विकास और जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास हुआ, अनुसूचित जाति और जनजाति को और पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार देखने को मिला, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में उन्नति और जाति प्रथा का कमजोर होना यहाँ पर जो है देखने को मिला है। तो साथियों, समाजशास्त्र की भी ये महामैराथन क्लास कंप्लीट हो चुकी है। सभी साथियों को, परीक्षा में शामिल होने वाले सभी साथियों को टुडे रोजगार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा निश्चित रूप से, यदि आपने टुडे रोजगार के साथ मिलकर के तैयारी की है, और आपका पेपर शानदार ही जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम आपको इस चैनल के ऊपर तैयारी करवा रहे हैं, वैसी तैयारी यूट्यूब के ऊपर कोई भी नहीं करवा रहा है। तो आपका पेपर अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आगे की क्लासेस को कंटिन्यू रखने के लिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।